हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। जब भी कभी फुर्सत मिलती है, वैसे तो नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने आप से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक कर ली है, नौकरी भी ठीक ठाक कर ली है, पैसे वैसे भी कमा रहे हैं, रिलेशनशिप भी ठीक ठाक चल ही रहा है, फिर भी एक चीज है जिसकी कमी है। वो क्या है? उसके बारे में सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज उस चीज के बारे में हम जानेंगे, उस खालीपन के बारे में, क्योंकि ये खालीपन आपके बचपन से जुड़ा हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स और उनके साथ आपके रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। तो आज की इस समरी में आप अपने बीते हुए कल को अपनाना और उससे उबरना सीखेंगे। आप अपने पेरेंट्स से जुड़े मुश्किल हालातों से डील करना सीखेंगे। और जहां तक बात है इस समरी की, तो इसका नाम है एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स, हाउ टू हील फ्रॉम डिस्टेंट, रिजेक्टिंग और सेल्फ इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स, जिसे लिखा है लिंडसे सी गिब्सन ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो बच्चों की फिजिकल जरूरतों के बारे में सबको पता होता है, जैसे कि उन्हें क्या खिलाना है, कैसे नहलाना है, वगैरह वगैरह। अगर उन्हें ठंड लग रही है तो उन्हें गर्म कैसे रखना है, अगर उन्हें चोट लग गई है तो उसे साफ कैसे करना है। लेकिन क्या सभी को एक बच्चे की इमोशनल जरूरतों के बारे में भी पता है? ये उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल जरूरतें। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स ये मानते हैं कि अपने बच्चे की इमोशनल जरूरतों को पूरा करने का मतलब है उन्हें बिगाड़ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चे की इमोशनल जरूरतों को पूरा ना करने का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ये उन्हें पूरी जिंदगी अकेला महसूस करवा सकता है। इसकी वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनमें कोई कमी है। इस समरी में आप एक इमोशनली इमैच्योर पेरेंट के साइन के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि ये बच्चों पर किस तरीके से बुरा असर डाल सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि अगर आपके पेरेंट इमोशनली इमैच्योर है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। उनसे डील करना थकाने वाला और दर्द भरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बताए गए तरीके आपको उसे झेलने में मदद करेंगे। इस समरी के जरिए आप अपने बचपन की इमोशनल तकलीफों से आजाद हो पाएंगे। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और हम भी इस कमी से, उस फीलिंग से, उस इमोशन से आजाद होने की कोशिश करते हैं। अगले 30 मिनट दीजिए इस समरी पर। हाउ इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स अफेक्ट देयर एडल्ट चिल्ड्रंस लाइव्स, यानी कि इस कहानी से हम इसे समझेंगे। रोंडा 30 साल की एक इंडिपेंडेंट औरत है। वो अपने करियर और रिश्तों से खुश थी, लेकिन फिर भी उन्हें पुरानी बात अब भी याद है। ये किस्सा तब हुआ था जब वो 7 साल की थी। उन्हें याद है कि वो अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ खड़ी थी। वो नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। वो लोगों को उनका सामान ट्रक में चढ़ाते हुए देख रही थी। हालांकि रोंडा अपने परिवार के साथ थी, फिर भी वो अकेलापन महसूस कर रही थी। अपने बचपन के घर को छोड़कर कहीं और जाना बहुत ही इमोशनल करने वाला पल हो सकता है। लेकिन फिर भी रोंडा को ऐसा लग रहा था कि वो इकलौती है जो नए घर में जा रही है। उनसे किसी ने नहीं पूछा था कि वो कैसा महसूस कर रही है। ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय था। अपने परिवार के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर आपने बचपन में ऐसा महसूस किया है तो आप इकलौते नहीं हैं। आमतौर पर ये इस बात की निशानी है कि आपके पेरेंट्स इमोशनली इमैच्योर है। इसमें सबसे खराब बात ये है कि अकेलापन महसूस करने के लिए आप गिल्टी फील करते हैं, यानी कि अपराध बोध। आप अकेलापन महसूस करने के लिए गिल्टी क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस एहसास को समझ ही नहीं पाते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी फिजिकल जरूरतों को पूरा करते हैं। उन्होंने आपको खिलाया, रहने के लिए घर दिया, लेकिन जब आप छोटे थे वो कभी भी आपसे इमोशनली जुड़ ही नहीं पाए। और आप गिल्टी महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप स्वार्थी और बिगड़े हुए हैं। इमोशनल अकेलेपन के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। आपके पेरेंट्स फीलिंग्स के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए वो फीलिंग्स को लेकर के कभी भी कोई बातचीत नहीं करते। हो सकता है कि जब आप गुस्सा या दुखी होते हैं तो वो आपसे चिढ़ जाते हैं और ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से आपको सजा मिलती हो। इमोशनल कनेक्शन की इच्छा होना एक जरूरत है। आपकी फिजिकल जरूरतों जैसे खाना और पानी को पूरा करना जरूरी है, लेकिन अगर इमोशनल कनेक्शन न हो तो बड़े होने पर खालीपन का एहसास आपके साथ बना रहता है। एक एडल्ट के रूप में खालीपन महसूस करने के क्या इफेक्ट्स होते हैं? आप दूसरों से आपकी फीलिंग्स की ओर ध्यान देने या उसका ख्याल करने की उम्मीद नहीं करते, इसीलिए आपको ये गलत नहीं लगता अगर लोग कभी ये नहीं सोचते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इस तरह से आपके टॉक्सिक यानी बुरे रिलेशनशिप या टॉक्सिक जॉब में रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हमेशा दूसरों की इमोशनल जरूरतों के लिए वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये लोग शायद ही कभी आपकी फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोशनली मैच्योर होने का मतलब है किसी के साथ नजदीकी इमोशनल जुड़ाव होना। ये पता होना है कि आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप बात कर सकते हैं। जब आप उनके सामने अपनी फीलिंग रखते हैं तब वो उन्हें समझते हैं। जब आप खुलकर किसी से बात करते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। इमोशनली मैच्योर पेरेंट्स का होना एक बच्चे को इमोशनली सिक्योर बनाता है। वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग शेयर करने में कंफर्टेबल होता है। उसे महसूस होता है कि उसके पेरेंट्स की जिंदगी में उसकी अहमियत है और वो उनके लिए मायने रखता है। उसे पता होगा कि उसके पेरेंट्स उसकी इमोशनल जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ अगला चैप्टर है रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनली इमैच्योर पेरेंट, यानी कि इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि वो इमोशनली इमैच्योर है। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि इसका उनके बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है। इसलिए इस समरी को सुनते हुए, पढ़ते हुए प्लीज आप गिल्टी महसूस ना करें। ये उनकी बेइज्जती करना या उनकी और अनग्रेटफुल होना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका खुद को समझने का और खुद को इमोशनल अकेलेपन से बचाने का तरीका है। जितने ज्यादा सिचुएशन आपके पेरेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, आप उन्हें उतना ही इमोशनली इमैच्योर के रूप में देख पाएंगे। क्या आपके पेरेंट्स छोटी से छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं? जब आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो उनकी सोच से अलग है तो क्या वो चिढ़ जाते हैं? तब क्या होता है जब बात उनकी फीलिंग्स की आती है? क्या वो अपने इमोशंस मजबूती से एक्सप्रेस करते हैं लेकिन आपके इमोशंस सुनना नहीं चाहते? अगर आप दुखी है तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या वो गुस्सा होते हैं या ताना मारते हैं? और बहस का क्या?
जब आप पोलाइटली उन्हें करेक्ट करते हैं तो क्या वो तुरंत खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं? जैसे कि फ्रीडा के पिता मार्टिन यहाँ पर बताई गई सारी चीजें करते थे। वो इस हद तक इमोशनली इमैच्योर थे कि उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो गुस्से में फ्रीडा और उनके भाई बहन को मारते थे। बच्चे अगर किसी भी तरीके का दर्द या दुख जताते थे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। मार्टिन परवाह भी सिर्फ अपनी फीलिंग्स की करते थे। उन्होंने इसे अपनी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी बना दी थी कि जब मार्टिन खराब महसूस करे तो वो उन्हें दिलासा दे या अच्छा महसूस कराए। लेकिन बात जब उनके परिवार के इमोशंस की आती थी तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। फ्रीडा ने अपने पिता को उनकी इमोशनल मैच्योरिटी की कमी के बारे में बताने की कोशिश की। उसने बताया कि उनके गुस्से और नाराजगी को शांत करना कितना थकाने वाला होता है। लेकिन एक इमोशनली इमैच्योर पेरेंट एक तरफा बातों को देखते हैं। मार्टिन को समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही है। यही मार्टिन ने अपने पेरेंट्स में भी देखा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फ्रीडा की बात सुनते ही मार्टिन डिफेंसिव हो गए। उन्होंने उस समय सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर फोकस किया। फ्रीडा जो भी कहना चाह रही थी उन्होंने उसे सुनने से इनकार कर दिया। इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स सब्जेक्टिव होते हैं, यानी वो बस खुद के नजरिए से ही सोचते हैं। वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते, यानी कि जहां अपनी पर्सनल राय के अलावा किसी भी बात को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स ने शायद इसे अपने पेरेंट्स से पाया है। हमारे समाज में कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था कि बच्चे की इमोशनल जरूरतों को जरूरी समझा जाता था। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही रिश्ता रहा हो, इसलिए उन्होंने जिस इमोशनल अकेलेपन को महसूस किया अब उन्होंने अनजाने में आपको दे दिया। पुराने जमाने में परवरिश सख्त और बेरहम हुआ करती थी। बच्चों को सजा देना उन्हें पालने का एक तरीका माना जाता था। उनके इमोशंस और फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ डिसिप्लिन और अपनी बात मनवाना होता था। लोगों को लगता था कि वे अपने बच्चों की फिजिकल जरूरतों को पूरा करके अच्छे पेरेंट बन गए हैं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं। लेकिन अब पेरेंटिंग का मतलब उससे कहीं बढ़कर हो गया है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, खास तौर पर इमोशनल जरूरतों को। जैसे एली के केस को ही ले लीजिए। उनकी माँ ट्रूडी स्ट्रिक्ट थी। ट्रूडी चर्च में नरम और दयालु थी, लेकिन उन्हें एली की फीलिंग्स की कोई खास फिक्र नहीं थी। जब एली छोटी थी तो उनका एक फेवरेट टेडी बियर था। जब उन्हें बुरे सपने आते थे तब उस टेडी बियर को अपने पास रखने से उन्हें सुकून मिलता था। एक रात ट्रूडी एली के कमरे में गई और उन्होंने देखा कि एली ने टेडी बियर को पकड़ रखा है। ट्रूडी ने अचानक उसे एली से छीन लिया। उन्होंने कहा कि एली टेडी बियर रखने के लिए बहुत बड़ी हो गई थी। एली ने बताया कि इससे उसे अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन ट्रूडी ने कहा कि एली बच्चों जैसी और बेवकूफों वाली हरकत कर रही है। तो ये कहानी हमें बताती है कि हमें बच्चों की इमोशनल जरूरतों का ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला चैप्टर है व्हाट इट्स लाइक टू बी एन इंटरनलाइजर। आइए इसे समझते हैं। लोगन ऑथर के बहुत सारे क्लाइंट्स में से एक थी। लोगन 41 साल की उभरते करियर वाली म्यूजिशियन थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में जो इमोशनल अकेलापन सहा था वो अब भी उन्हें सता रहा था। वो उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर रहा था कि उन्होंने इसके लिए हेल्प लेने का डिसीजन लिया। लोगन को इस बात की चिंता थी कि वो हमेशा अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा हो जाती थी। उन्हें इस बात का पता था कि वो रिलैक्स नहीं कर पा रही है और ये कहीं ना कहीं उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। लोगन अपने परिवार को एक टिपिकल धार्मिक परिवार के रूप में बताती है। वो बाहर से एक परफेक्ट परिवार की तरह दिखते हैं, लेकिन लोगन कभी भी अपने पेरेंट्स या भाई बहनों से इमोशनली जुड़ नहीं पाई। बचपन में जब वो दुखी होती थी तब उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था और उनके भाई बहन भी इससे अलग नहीं थे। लोगन ने बड़े होते हुए बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस किया जब तक वो बड़ी नहीं हो गई। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी फैमिली में अपनेपन की कितनी ज्यादा कमी है। इमोशनल कनेक्शन की वो कमी लोगन पर आज भी असर डालती है। वो एक अजीब तरह का खालीपन महसूस करती है, लेकिन क्योंकि वो स्मार्ट और सक्सेसफुल है कोई भी उनका खालीपन नोटिस नहीं कर पाता। तो लोगन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। उन्होंने इस खालीपन के एहसास से डील करने के लिए एक अलग ही तरीका बना लिया था। जैसे लोगन दूसरों की खुशी को ज्यादा अहमियत देती थी और अपनी खुशियों को नजरअंदाज करती थी। वो दूसरों की जरूरतों को भी पहले रखती थी। तो लोगन और वो लोग जिनके पेरेंट्स इमोशनली इमैच्योर होते हैं वो अक्सर इंटरनलाइजर्स बन जाते हैं। इंटरनलाइजर्स दूसरे लोगों के इमोशनल स्टेट को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो छोटी से छोटी चीज नोटिस करते हैं। इमोशनल कनेक्शन की कमी की वजह से उनके खालीपन का एहसास कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। लोगन की कहानी पर वापस चलते हैं। वो अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो दूसरे लोगों के लिए इंटरनलाइजर बन गई। वो हमेशा दूसरों को खुश करना चाहती थी। वो दूसरे लोगों के साथ एक असली कनेक्शन महसूस करने के लिए बेताब रहती थी। उन्हें लगता था कि लोगों से जुड़ने का बस यही तरीका है, क्योंकि यही तो उन्होंने अपने बचपन को देखकर समझा था। उनके पेरेंट्स सिर्फ तभी खुश होते थे जब वो उन्हें प्राउड महसूस करवाती थी। लेकिन अगर लोगन कोई अपसेट करने वाला काम करती थी तो वे उन्हें नजरअंदाज करने लगते थे। इंटरनलाइजर्स के इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। उन्हें अपनी फीलिंग्स जतानी आती ही नहीं, तो वो सब कुछ अपने अंदर रखते हैं। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो किसी दर्द भरी सिचुएशन में बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये छुपी हुई फीलिंग्स अचानक से कभी भी बाहर आ सकती है। इंटरनलाइजर्स अपने पर किए गए छोटे से मजाक पर भी रो सकते हैं। जायज सी बात है कि इस तरह से इमोशंस को दिखाना इमोशनली इमैच्योर पेरेंट को गुस्सा दिलाता है। वो इस तरह से फीलिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने बच्चों को शर्मिंदा करते हैं। इंटरनलाइजर्स अपने रिश्तों में इमोशनल काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं को सभी के इमोशंस पर ध्यान देना है। इंटरनलाइजिंग बच्चा किसी को भी शांत करना या कंफर्ट देना अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए इंटरनलाइजर्स को दूसरे लोगों की फीलिंग्स से निपटने का भार उठाना पड़ता है। जॉन अपने परिवार में इंटरनलाइजर थे। उनके माता पिता और भाई बहनों में अपनेपन और फीलिंग्स की कमी थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो पूरा परिवार तनाव में आ जाता था।
इसलिए जॉन ने खुश और जिंदा दिल बने रहना अपना फर्ज बना लिया था। वो चाहते थे कि उनका परिवार किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के परेशान ना हो, लेकिन असल में जॉन को एक कनेक्शन की जरूरत थी, लेकिन उन्हें अपने परिवार से वो मिल ही नहीं पाया। तो जॉन अपने इमोशंस को छोड़कर सिर्फ उनके इमोशंस पर ध्यान देने में लग गए। आई एम श्योर इसे सोचते सोचते आप भी कहीं किसी कहानी में गुम हो गए हैं, लेकिन वापस आ जाइए, क्योंकि अभी हमें आगे भी बहुत सारी चीजें समझनी है। अगला चैप्टर है हाउ टू अवॉइड गेटिंग हुक्ड बाय एन इमोशनली इमैच्योर पेरेंट। मतलब ये कि पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं। ये बस मान लिया जाता है कि पेरेंट अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये भी सच माना जाता है कि आप अपने पेरेंट्स पर भरोसा कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा वही करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है, और वो हर चीज आपके भले के लिए ही तो करते हैं, है ना? लेकिन ये सब बातें हर किसी पर लागू नहीं होती। ये कोई भी देख सकता है कि एक इमोशनली इमैच्योर पेरेंट अपने बच्चों को कितना नुकसान पहुंचाता है, और फिर भी बच्चा हमेशा ये उम्मीद लगाए रहता है कि उसके पेरेंट बदल जाएंगे। बच्चे को लगता है कि बातचीत और सब्र से एक इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। यही एनी ने भी सोचा था। एनी की माँ इमोशनली इमैच्योर थी, उनका नाम बेटी था। बेटी सिर्फ इमोशनली इमैच्योर ही नहीं थी, बल्कि वो फिजिकली और इमोशनली अब्यूसिव भी थी। एनी को बेटी द्वारा किए गए अपमान और तानों की आदत हो गई थी। लेकिन आखिरकार एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान एनी के सब्र का बांध टूट गया। उसे अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। उनकी माँ भी वहां पर मौजूद थी। वो दोनों ही एनी के कलीग से मिलजुल रहे थे। अचानक बेटी ने एनी के बारे में एक इंसल्टिंग बात कही। एनी को उससे सिर्फ बुरा ही नहीं लगा, बल्कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हुई। ये एनी की जिंदगी का सबसे शर्मनाक पलों में से एक था। हफ्तों तक एनी लिखती रही कि वो अपनी माँ से क्या कहना चाहती है। एनी चाहती थी कि बेटी को ये पता चले कि उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगा है। एनी ने खुद को अपनी माँ को समझाने के लिए तैयार किया। वो चाहती थी कि उनकी माँ ये बात जाने कि उन्होंने कितना इमोशनल डैमेज किया है। लेकिन जब उन्होंने ये सब अपनी माँ से कहा, तब एनी रोने लगी। बेटी को अपनी बेटी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं थी। एनी का खुलापन और सच्चाई ऐसी चीज थी जो उनकी माँ हैंडल नहीं कर पा रही थी। और बस यही ज्यादातर इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स का हाल है। वो फीलिंग्स के बारे में खुलकर के बातचीत करने को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपसे इमोशनली जुड़ने की कोशिश को नजरअंदाज करते हैं। तो आप एक इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स से कैसे डील करेंगे? ऐसा करने के 3 तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों को इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। जब आपके पेरेंट्स की बात आए तो आपको अपनी उम्मीदों को बदलने की जरूरत है। काफी ज्यादा चांस है कि वो आपके इमोशनल कनेक्शन के ऑफर को ठुकरा देंगे। इसलिए ये 3 तरीके उन्हें अपनाने के बारे में है, उन्हें बदलने के बारे में नहीं। ध्यान दीजिएगा, अपनाने के बारे में, बदलने के बारे में नहीं। तो पहला तरीका है डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि बिना किसी जुड़ाव के ऑब्जर्व करना। अपने इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स से बात करना ऐसी चीज है जिसे चाह करके भी टाला नहीं जा सकता। इस सिचुएशन में आपको करना यह है कि आपको शांत रहना है। आपको सोचने की जरूरत है। ऑब्जर्व कीजिए या अपने इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दीजिए। बैरी को जब अपने परिवार के साथ छुट्टियां बितानी पड़ती है, तब वो यही करते हैं। उनके दोनों ही पेरेंट्स इमोशनली इमैच्योर है। वे उन्हें सेंसिटिव होने के लिए चिढ़ाते हैं, तो बैरी अपनी सांसें गिनने लगते हैं। वो अपने मसल्स को रिलैक्स करते हैं। झील या कोई शांत करने वाले नजारों को इमेजिन करना भी इसमें हेल्प करता है। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट की तरह सोचना जैसा होता है। मान लीजिए कि आप किसी फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आपके इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स के चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनकी ऐसी कौन सी हरकत है जिसे देख करके आप सोचते हैं कि ओह, वो पक्के तौर पर इमोशनली इमैच्योर है। इस तरीके से खुद को अलग कर लेना आपको इमोशनल महसूस करने से रोकने में हेल्प करेगा। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन हर बार काम नहीं करेगा। आपको ये लग सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को बदल सकते हैं, या हो सकता है कि आपको लगे कि उन्हें आपके इमोशंस को स्वीकार करने की जरूरत है। ऐसे समय में चुपचाप अपने आप में डिटैच शब्द को दोहराइए। ये डिस्ट्रैक्शन आपको इमोशनल होने से रोकेगा और ये आपको वापस ऑब्जेक्टिव वाले नजरिए में लौटने में हेल्प करेगा। दूसरा तरीका है मैच्योरिटी अवेयरनेस। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये अपने इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स के मैच्योरिटी लेवल का पता लगाना है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आप उनसे बेहतर तरीके से बातचीत कर पाएंगे और आप ये भी अंदाजा लगा पाएंगे कि वो आपको कितना स्ट्रेस देने वाले हैं। तीसरा तरीका है अपने पुराने रोल से बाहर निकलना। जैसे कि रोशेल की माँ डिमांडिंग और इमोशनली इमैच्योर थी। रोशेल हमेशा एक परफेक्ट बेटी बनने की कोशिश करती थी। ये इकलौता तरीका था जिससे उनकी माँ उन पर ध्यान देती थी। तो रोशेल की पूरी जिंदगी अपनी माँ से अटेंशन की भीख मांगने पर ही टिकी हुई थी। लेकिन फिर रोशेल ने अपने पुराने रोल से बाहर निकलने वाले तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया। उसने हर बातचीत के लिए वो जो चाहती थी वो रिजल्ट पाना सीखा। उन्होंने अपनी सोच और फीलिंग्स पर ज्यादा फोकस किया। रोशेल को ये एहसास हुआ कि उनकी माँ की एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को पहले रखना उनकी प्रायोरिटी थी। उन्होंने अपना पुराना रोल छोड़कर एक नया रोल अपना लिया था। रोशेल का नया रोल वो खुद थी। उन्होंने वो चीजें करनी बंद कर दी थी जिसकी वजह से उनकी माँ उन पर ध्यान देती थी। उसके बदले उन्होंने वो चीजें करनी शुरू की जिनसे उन्हें खुशी मिलती थी। इमोशनली इमैच्योर पेरेंट की उन निशानियों को याद कीजिए जो हमने पिछले चैप्टर में जानी थी। आपके पास बिना दुखी हुए उनसे डील करने के 3 तरीके हैं। पहला है एक्सप्रेस करना और फिर जाने देना। हैरियट के पिता इमोशनली इनसेंसिटिव थे। उन्होंने इसे बहुत पहले ही मान लिया था। उनके पिता उन्हें जब भी क्रिटिसाइज करते थे वो अपनी चोट पहुंचाने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती थी, लेकिन वो उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करती थी कि वो उनकी फीलिंग्स को समझेंगे। इसके बदले वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शांति से और पूरे तरीके से बताने पर फोकस करती थी। हैरियट को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनके पिता क्या बोलेंगे या क्या महसूस करेंगे। वो तो बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती थी। दूसरा है रिलेशनशिप पर फोकस ना करके आउटकम पर फोकस करना। आप अपनी बातचीत से क्या चाहते हैं, यही डायलन हमेशा खुद से पूछता है जब भी वो अपनी माँ से बात करता है।
पहले तो डायलन हर बातचीत को एक मौका बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी माँ को ये पता चले कि उन्होंने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। डायलन ने सालों अपनी माँ से नाराज होकर बिता दिए, लेकिन उनकी माँ ने जो भी डायलन के साथ किया या उससे कहा, उसे उन्होंने न कभी माना, न कभी उसके लिए सॉरी महसूस किया। तब डायलन ने ये देखा कि ये सब कोई काम नहीं आने वाला। अब उसने अपनी माँ के साथ की हुई हर बातचीत का आउटकम बदल दिया था। डायलन अपनी माँ को अपनी नई जॉब के बारे में सिर्फ बताता है, वो अपनी नर्वसनेस महसूस करने के बारे में बताता है, लेकिन वो कभी भी अपनी माँ से सपोर्ट की उम्मीद नहीं करता और इस बात की भी उम्मीद नहीं करता कि उसकी माँ कभी उसे दिलासा देगी या एनकरेज करेगी। तीसरा है सिर्फ मैनेज करना और एंगेज न होना। जैसे कि बेला के पेरेंट्स इमोशनली इमैच्योर है। जब उसकी मेंटल हेल्थ की बात आती है तब वे उसकी स्ट्रगल को छोटा दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बेला कमजोर और बिगड़ी हुई है। बेला इसी बातचीत पर ध्यान ही नहीं देती, जो कि आगे चलकर के बहस बन जाए। वो धीरे से बात को दूसरे टॉपिक पर ले जाती है, जैसे वो अपने कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में बातें करने लगती है। उसके पेरेंट्स फिर से उसे क्रिटिसाइज करने में लग जाते हैं। क्या बेला को यकीन है कि वो कॉलेज में सरवाइव कर पाएगी? बेला इस सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बदले वो पैसे को लेकर बात करती है जो उसे एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि हम इस समरी के कंक्लूजन पर आ गए हैं, यानी कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, कहाँ पर हमने रिलेट किया, और जब रिलेट किया तो हमें एक्शन क्या लेने हैं, किन बातों को फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीजें। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। तो मुद्दा मामला एकदम क्लियर है। पहला तो हमने सीखा कि इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स कैसे होते हैं। इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स आपसे इमोशनली जुड़ते नहीं है। जब आप अपनी फीलिंग्स या इमोशंस दिखाते हैं तब वो अनकंफर्टेबल या गुस्सा महसूस करते हैं। दूसरा आपने सीखा कि कैसे इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। बच्चा इमोशनल कनेक्शन की कमी की वजह से अकेलापन और खालीपन महसूस करते हुए बड़ा होता है। बच्चा ये सोचते हुए बड़ा होता है कि इमोशंस जरूरी नहीं होते हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप या जॉब में फंस जाए। तीसरा आपने एक इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स के साइन को समझा। अपने बच्चे पर गुस्सा होना या उसे शर्मिंदा करना एक लौती निशानी नहीं है। वो पेरेंट ये चाहेगा कि उसकी फैमिली उसकी फीलिंग्स को समझे और उसे दिलासा दे, लेकिन बदले में वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं और उनमें हमदर्दी की कमी होती है। चौथा आपने सीखा कि इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स के बच्चे इंटरनलाइजर बन जाते हैं। इंटरनलाइजर्स वो बच्चे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को जता नहीं पाते। वो दूसरे लोगों के साथ असली कनेक्शन खोजने लगते हैं। वो कनेक्शन खोजने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं कि वो इसके लिए गलत रास्ते अपना लेते हैं। पांचवा आपने इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स के साथ डील करने के 3 तरीके सीखे। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि बिना किसी जुड़ाव के ऑब्जर्व करना, यानी हर बातचीत को बिना किसी भेदभाव के देखना। अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो डिटैच